नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस मैनेजमेंट की वर्किंग कैपिटल का जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसको लेकर, जिसमें हम बात करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल मेथड को। तो अब तक जो हमने 2 क्लासेस की अपलोड कर दी है। यदि आपने इसकी क्लासेस नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, साथ ही में एंड स्क्रीन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी इसको देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मेथड्स हम कर रहे हैं वर्किंग एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में। हमने परसेंटेज ऑफ सेल मेथड और रिग्रेशन एनालिसिस मेथड को डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। तो क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, इसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। देखो दोस्तों, आप अगर कॉलेज एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो तो कॉलेज एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है या यूँ कहे इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी मेथड का पूछा जाता है, ये ज़्यादा है। इसके अलावा करंट असेट्स वाला मेथड भी होगा। ये 2 मेथड है जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या है, दिस इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ द एस्टिमेटिंग कैश वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड एक बेस्ट टेक्नोलॉजी कहा जाता है जब हम वर्किंग कैपिटल के एस्टिमेशन की बात करते हैं। द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड एंड नंबर आर कैलकुलेटेड एज फॉलो। किस तरीके से होगा, यानी पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल की। क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल, इसको समझते हैं। यानी हमने बिजनेस में यहाँ पर रुपया डाला और वह रुपया कितने दिन में घूमकर वापस हमारे पास आता है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। यानी इसमें कई स्टेप्स होते हैं। रॉ मटेरियल खरीदना होता है, WIP स्टॉक हो जाता है, फिनिश स्टॉक हो जाता है, सेल्स होना हो जाता है, डेटर्स आए और डेटर से रिकवरी। तो एक चक्कर पूरा करके, एक साइकिल पूरा करके वो पैसा हमारे पास वापस आता है। इस एक पूरे साइकिल को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। यानी मटेरियल परचेज, डायरेक्ट लेबर, पावर एंड फ्यूल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड। इसमें ये सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं, जबकि नॉन केस एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड लाइक डेप्रिसिएशन। जैसे डेप्रिसिएशन नॉन केस एक्सपेंसेस है तो इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होता है, यानी वह पैसा जितने दिन में हमारे पास घूम के आता है, तो वो जो डेज होते हैं वो हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। इट इज़ द पीरियड फ्रॉम रिसीट्स ऑफ मटेरियल टू रिकवरी ऑफ सेल्स अमाउंट फ्रॉम डेटर्स। यानी कि हाँ, जहाँ से हमने मटेरियल परचेज किया और फिर हमारी रिकवरी हो रही है डेटर से, वहाँ तक का जो टाइम पीरियड है जिसमें हमने क्रेडिटर्स का पीरियड एडजस्ट कर रखा है, वह क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होता है। समझते हैं इसको कि क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। हमने केस डाला, केस से हमने क्या खरीदा, रॉ मटेरियल हमने परचेज किया। फॉर एग्जांपल केस से रॉ मटेरियल परचेज किया। रॉ मटेरियल हमारा स्टॉक में ऑन एन एवरेज कितने दिन रहता है, 5 डेज हमारा रहता है। फिर हमने उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में डाला। प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारा मान लो जो टाइम है वो कितने दिन का रहता है, 10 डेज का रहता है। फिर हमारा फिनिश्ड गुड्स, और मान लेते हैं फिनिश स्टॉक हमारा ऑन एन एवरेज कितने दिन का रहता है, 20 डेज का रहता है। ऑन एन एवरेज 20 डेज का रहता है। और हम सेल्स करते हैं तो हमारी सेल तकरीबन 30 डेज, या मैं इसको 10 डेज कर लेता हूँ, 10 डेज में वह हमारा सेल हो जाता है ऑन एन एवरेज। और हमारे डेटर्स हमें 30 डेज का हमसे टाइम अलाउ रखते हैं, हम उनको 30 दिन की मोहलत देते हैं, वो हमें हमारा कैश 30 दिन में लौटा देते हैं एवरेज। और जो हमारे सप्लायर्स हैं जिनसे हम माल परचेज कर रहे हैं वो हमें 30 डेज का क्या देते हैं, वो हमें 30 डेज का पीरियड अलाउ करते हैं कि हम उनको 30 डेज में पेमेंट करते हैं। तो हमारा ये जो केस है वो कितने दिन में घूमकर हमारे पास आ रहा है, तो देखते हैं 5 दिन ये हो गए, 10 दिन ये हो गए, 20 ये हो गया, 10 दिन ये हो गए और 30 दिन ये हो गए। तो 5 + 10 15, 15 और 20 35, 35 और 10 45, और 45 और 30 कितने हो गए, 75। तो यानी कि रॉ मटेरियल स्टेट्स फॉर एम, तो एम में हमें लगता है 5 डेज, डब्ल्यू यानी WIP इसमें हमें लगता है 10 डेज, फिनिश स्टॉक में हमें लग रहा है 20 डेज, डेटर्स में हमें लग रहा है 30 डेज, सेल्स का इसमें हमने रखा नहीं। अच्छा, सेल्स हमारा होगा ही नहीं, होगा कैसे, सेल्स तो डेफिनेट सी बात है, वो तो फिनिश स्टॉक ही तो यहाँ से सेल हो जाएगा, यस। और डेटर्स में हमें लगेगा 30 डेज, और क्रेडिटर हमें अलाउ कर रहे हैं 30 डेज का। तो हमारा इसका 30 दिन को हमने एडजस्ट किया तो हमारे पास आया 35 डेज।
तो यानी कि हम ये जो यहाँ पे केस डाल रहे हैं वो घूमकर वापस कितने दिन में हमारे पास आ रहा है, 35 दिन में हमारे पास आ रहा है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं, इसी को ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं, OS स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, M स्टैंड्स फॉर मटेरियल स्टोरेज पीरियड, WIP और कन्वर्जन पीरियड। ध्यान रहे इसको कन्वर्जन पीरियड भी कहा जाता है। F स्टैंड्स फॉर फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, और D डेटर्स कलेक्शन पीरियड, एंड C क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। तो इन सबको ऐड करके इसमें से क्रेडिटर्स को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास हमारा ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड आ जाता है। बात करते हैं इसके डिटेल में किस तरीके से इनको हम फाइंड आउट करते हैं। M यानी वो पीरियड जिसमें मटेरियल प्रोड्यूस होने से पहले स्टोरेज में रहता है, यानी कि यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट है, यहाँ हमारा रॉ मटेरियल पड़ा है। तो ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन रॉ मटेरियल हमारे गोडाउन में आया उसी दिन हमने उसको प्रोडक्शन में लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक चैनलाइज होने में टाइम लगता है उसको। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज वह कितने दिन हमारे स्टॉक में पड़ा रहता है, इसको हम किससे समझते हैं, स्टोरेज पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल। तो बात करते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन डेली एवरेज कंजप्शन, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाई 2 और मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाई 365। यानी हमें डेली बेसिस पे लेना है, डेली बेसिस पे लेंगे तो हमें किससे डिवाइड करना होगा, 365 से इसको डिवाइड करना होगा। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 इंटू ये जब ऊपर चला जाएगा 365 अपॉन मटेरियल कंज्यूम्ड। तो आप इसको जैसे लिखना चाहो जैसे, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 365 अपॉन मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये भी तो मैथमेटिकली जैसा ये हमें अलाउ करता है हम उसको वैसे लिख सकते हैं। बात करते हैं W यानी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने में लगने वाला टाइम, यानी WIP प्रोडक्शन प्रोसेस। वही है एवरेज स्टॉक ऑफ WIP अपॉन डेली एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट। इसको हम इससे भी लिख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2 टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, मटेरियल कंज्यूम्ड यानी इसमें ऐड करते हुए चलना है, वेजेज एंड मैन्युफैक्चर्ड एक्सपेंसेज, और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि ओपनिंग स्टॉक में हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया और क्या हमारी वेजेज और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लगे, और क्लोजिंग स्टॉक को हमें माइनस कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट। ध्यान रहे इस पीरियड को, यानी कि जो रॉ मटेरियल्स की जो प्रोडक्शन वाला पीरियड है इसको हम कन्वर्जन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में कई बार ये कन्वर्जन पीरियड के नाम से भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिल सकता है। बात करते हैं फिनिश गुड्स की। फिनिश गुड्स को सेल्स से पहले गोडाउन में रखने का पीरियड, यानी हमने यहाँ पे अपना फिनिश गुड्स का स्टॉक बना लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक बनाते ही वो सारा सेल हो जाएगा, सेल होने में क्या लगेगा, नया स्टॉक इधर आता रहेगा, पुराना स्टॉक इधर सेल होता रहेगा। तो ऑन एन एवरेज कितने दिन एक प्रोडक्ट हमारे स्टॉक में पड़ा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, F के नाम से जानते हैं, या फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड हम उसको कहते हैं। फॉर्मूला होगा एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अपॉन डेली एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको हम ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2 टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई 365 भी इसको हम लिख सकते हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस को इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फिनिश गुड्स को का इवैल्यूएशन फैक्ट्री कॉस्ट पर किया जाता है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें, एग्ज़ाम में आपसे यही गलती करवाता है एग्जामिनर। और आप अगर UGC नेट जैसी एग्ज़ाम भी दे रहे हो वहाँ पर भी इस तरीके की गलती होने की चांसेस रहते हैं। हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इन एक्सपेंसेस को क्या करना होता है दोस्तों, इग्नोर करना होता है। हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेंगे लेकिन फैक्ट्री कॉस्ट तक ही लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस को इसमें हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डेटर्स की। डेटर कलेक्शन पीरियड इज द टाइम लेग इन पेमेंट बाय डेटर्स और क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर्स। यानी हमने यहाँ पे सेल किया तो हमारा सेल दो तरीके से होगा, एक तो कैश में हो जाएगा और एक क्या होगा, उधार में होगा, क्रेडिट में होगा। अब उधार में होगा तो हमारे डेटर्स जनरेट होंगे, तो हमारे डेटर्स ऑन एन एवरेज हमें कितने दिन में पेमेंट कर देते हैं, तो इस टाइम पीरियड को हम डेटर कलेक्शन पीरियड के नाम से जानते हैं। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, एवरेज रिसीवेबल्स
अपॉन क्रेडिट सेल्स पर डे। अब क्रेडिट सेल्स पर डे को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, एवरेज रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स पर डे डिवाइड बाई 365, यानी कि 365 यहाँ है और ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला गया। या फिर हम इसको ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाई 2 अपॉन क्रेडिट सेल्स पर डे, सॉरी टोटल क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाई 365, ये हम इसको लिख सकते हैं। हम किसी भी तरीके से इसको प्रेजेंट करें, बस मैथमेटिकली हमारा फॉर्मूला ये इसका होगा। अब उसी हिसाब से बात करते हैं, यहाँ पे एवरेज डेटर्स कलेक्शन पीरियड नहीं होगा, यहाँ पे क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड होगा, पेमेंट पीरियड होगा। क्रेडिट पीरियड अलाउड बाई क्रेडिटर्स, यानी जहाँ से हम माल खरीदते हैं, हमने परचेजिंग करी, वो हमें कितना टाइम पीरियड अलाउ करते हैं, उसको हम किस नाम से जानेंगे, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड के नाम से हम जानेंगे। फॉर्मूला होगा एवरेज पेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स पर डे, सेल्स रख दिया यहाँ पे, मैंने चेंज नहीं किया, यहाँ पे परचेज होगा, एवरेज पेबल अपॉन क्रेडिट परचेज पर डे, एवरेज पेबल अपॉन टोटल क्रेडिट परचेज इंटू 365, ये 365 यहाँ का था जो कैलकुलेट होकर ऊपर चला गया है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाई 2 टोटल क्रेडिट परचेज डिवाइड बाई 365, यानी हमें इसमें जो लेना है वो क्या लेना है दोस्तों, पर डे हमें लेना है, क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इसमें डेज फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी हमारे पास होता है कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो इस अल्टरनेटिव फॉर्मूले को यूज करके भी हम वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें C स्टैंड्स फॉर कैश बैलेंस रिक्वायरमेंट, OC स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी इसको हम किस तरीके से यूज में लेंगे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल से आपकी सारी क्वेरी इस मेथड से रिगार्डिंग दूर हो जाएगी। क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कंप्यूट द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। पीरियड कवर्ड कितना रखना है हमें, 365 डेज, यानी जरूरी नहीं कि हम हमेशा 365 डेज ही रखें। यदि आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है 360 की, तो हम कहाँ कौन सा रखेंगे, 360 रखेंगे। यहाँ पे हमें बोल के दिया जा रहा है 365 डेज। एवरेज पीरियड अलाउड बाई सप्लायर्स, यानी जो हमारे क्रेडिटर्स है वो हमें 16 दिन का 16 डेज का पीरियड्स अलाउ कर रहे हैं। एवरेज टोटल ऑफ डेटर्स आउटस्टैंडिंग, जो कि कितने हैं, 48,000, ऑलरेडी एवरेज ही हमें दिया हुआ है। रॉ मटेरियल कंजप्शन कितना है, 4,40,000। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, 10 lakhs। और टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, 10,50,000। सेल्स फॉर द ईयर कितनी है, 16 लाख। अब हमें सेल्स में ये नहीं बताया कि ये क्रेडिट है या केस है, तो जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई हो तो हमें इसको क्या मानना है, क्रेडिट सेल ही इसको मानना है। वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक, हमारे पास रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स के एवरेज स्टॉक ऑलरेडी दिए हुए हैं। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें वर्किंग कैपिटल और ऑपरेटिंग साइकिल को फाइंड आउट करना है। तो करते हैं इसको सोल्व। मैंने यहाँ पर वापस सारी इन्फॉर्मेशन रख ली है। बात करते हैं सॉल्यूशन की। सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल स्टोरेज पीरियड की। फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाई डेली एवरेज कंजप्शन। तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 32,000। हमारी कंजप्शन कितना है, मटेरियल कंजप्शन 4,40,000 है। हमें इसको डेली बेसिस पे लेना है, तो इसको 365 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। हमारे पास कितने डेज आए दोस्तों, ध्यान रखिए, 27 डेज हमारे पास आए। बात करते हैं कन्वर्जन पीरियड की। तो एवरेज स्टॉक ऑफ WIP जो कि कितना है हमारा, 35,000। डेली एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट, डेली एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट, ये हमारे पास टोटल एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट 10 लाख है। 10 लाख को डिवाइड करेंगे 365 पे, और हम 13 डेज यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ये ध्यान रखिए अप्रोक्सीमेट होंगे, यानी कि अगर पॉइंट में है तो हम उसको राउंड फिगर कर लेंगे। अगर 20.1 भी है तो हम इसको 21 डेज ही करेंगे, यानी पीछे की तरफ नहीं आएगा, हमेशा अपवर्ड राउंड होगा इसका। बात करते हैं नेक्स्ट फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड की बात करें तो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, 26,000। डेली एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, 10,50,000 है। 365 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 9 डेज।
डेटर्स कलेक्शन पीरियड की बात करें तो एवरेज डेटर हमें देख के दे रखा है, कितना है 48,000 है। सेल्स पर डे यानी हमारी जो सेल है वो कितनी है 16 लाख। 16 लाख को हमने 365 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गए 11 डेज। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि हम किस तरीके से फिगर ले रहे हैं। जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है हमने उन सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल की, यानी कि M प्लस प्रोडक्शन पीरियड यानी W प्लस फिनिश्ड गुड्स प्लस डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स। तो स्टोरेज पीरियड कितना है हमारा 27, कन्वर्जन पीरियड कितना है 13, फिनिश गुड्स कितना है 9 डेज, डेटर्स कलेक्शन पीरियड कितना है 11, इन सब का टोटल कितना हो गया 60, और क्रेडिटर्स का जो हमें अलाउड है वो कितना है 16। ये हमने माइनस किया तो हमारे पास कितना आया 44 डेज, यानी हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 44 डेज का है। आज हम जो ये केस डाल रहे हैं वो घूमकर 44 डेज बाद हमारे पास आ जाएगा। तो हमें जो हमारा 365 डेज का एक ईयर है तो उसमें हमें अगर ये पता चल जाए कि एक दिन में हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की नीड है तो उसके हिसाब से हम कितने दिन की 44 दिनों की वर्किंग कैपिटल लेकर बैठ जाएंगे, क्योंकि 44 दिन बाद तो हमारे पास हमारा पैसा रिपीट हो ही रहा है। तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इन ए ईयर, तो हमने हमारा एक ऑपरेटिंग पीरियड कितने दिन का है 44 डेज का है। साल में दिन कितने होते हैं 365 डेज होते हैं। तो 365 को 44 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 8.3, यानी एक साल में हमारे लगभग इतने कितने ऑपरेटिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरीके के 8.3 पीरियड हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितनी है 10,50,000। वर्किंग कैपिटल की हमें नीड कितनी होगी, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि 10,50,000। हमें पूरी साल भर में कितने पैसों की नीड है, यानी पूरे साल भर में हमारे खर्चे कितने हो रहे हैं 10,50,000। और कितनी बार हमारा ऑपरेटिंग साइकिल चलेगा 8.3 बार। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें 1,26,506 एक ऑपरेटिंग साइकिल के लिए नीड रहेगी। अब 1,26,000 को हम इन्वॉल्व डालेंगे प्रोसेस में तो ये कितने दिन बाद हमारे वापस आ जाएगा 44 डेज बाद हमारे वापस हाथ में आ जाएगा। बस यही ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है, यानी हमने नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को फाइंड आउट करना है और हमें वर्किंग कैपिटल की नीड के लिए एक्सपेंसेस में नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी हमारी वर्किंग कैपिटल। ये रहा हमारा अल्टरनेटिव फॉर्मूला। उसमें हमने केस की बात हमें किसी ने बताई नहीं, क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारी ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिन का ऑपरेटिंग साइकिल है दोस्तों 44 दिन का। नंबर ऑफ डेज कितने 365 डेज। और ये बात करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है 10,50,000। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1,26,575 यहाँ पे आ रहा है 506। इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ अप्रोक्सीमेशन का, यानी कि हमने जो पॉइंट वाले फिगर है उनको राउंड अप किया, बस उसी चीज़ का इसमें डिफरेंस आ रहा है। ये लगभग आसपास ही पहुँचते हैं। तो हम अल्टरनेटिवली भी यूज कर सकते हैं या हम डायरेक्ट इस मेथड से भी यूज कर सकते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई इसमें प्रॉब्लम फेस हो रहा है, कोई इश्यू आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नोट्स PDF इन सब के लिए आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारा करियर एजुनेस्ट का वेबसाइट का पोर्टल। हमारी ये क्लास की सीरीज जारी रहेगी, देखते रहिए करियर एजुनेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम फोरकास्टिंग और करंट अफेयर्स मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप वो भी ज़रूर देखिए। मिलते हैं उसी क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।